नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम 27 नवंबर 2023 के कुछ महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करेंगे। आज के इस लेक्चर को हम शुरू करें उससे पहले एक बार हम पीपीटी को देख लेते हैं कि आज किन खबरों को किस तरीके से हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम 3 खबरों को शामिल करेंगे और आज पूरा देश प्रकाश पर्व मना रहा है, तो आपको प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गुरु नानक देव जी से संबंधित हम कुछ विषय वस्तु को कवर करेंगे आज। उसके बाद हम एक खबर शामिल करेंगे आज आयुष्मान भारत से। उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए आज हम एक खबर अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं से संबंधित विषय वस्तु पर शामिल करेंगे और इसको हम मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आज हम इन सभी खबरों को शामिल करेंगे। आते हैं हम फिर से अपने रूपरेखा पर और आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज के लेक्चर की रूपरेखा क्या है। देखिए, आज के लेक्चर की रूपरेखा मैंने आपको पूरा पीपीटी ही दिखा दिया, तो आपको समझ में तो आ गया, लेकिन क्लास को आरंभ करते हैं तो एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए इन 2 बिंदुओं को हम आज शामिल करेंगे। एक तो गुरु नानक देव जी से संबंधित कुछ विषय वस्तु पढ़ेंगे हम, दूसरा आयुष्मान भारत से संबंधित एक खबर को आज हम शामिल करेंगे और तीसरी जो खबर रहेगी ये अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं से संबंधित विषय वस्तु पर आधारित है और ये मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से होगी। देखते हैं आज की पहली खबर को। आज की पहली खबर गुरु नानक देव जी से संबंधित है। मैं अभी आपको बोला कि पूरा देश आज प्रकाश पर्व मना रहा है, तो इस उपलक्ष्य में हम गुरु नानक देव जी से संबंधित कुछ विषय वस्तु को पढ़ेंगे जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, ऐसे प्रश्न पहले भी आते रहे हैं। 2013 में यह प्रश्न आया है, देख सकते हैं। गुरु नानक देव जी का इसमें नाम भी उल्लिखित है जो भक्ति संतों पर विचार करने के लिए दिया गया था। एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद गुरु नानक देव जी के बारे में हम जो पढ़ेंगे उसके बारे में सबसे पहले परिचय देख लेते हैं कि परिचय क्या है। 1 मिनट में परिचय हम रिवाइज कर लेते हैं। समय काल इनका 1469 ईस्वी से 1539 ईस्वी तक है। इनके पिता का नाम कालूराम मेहता और माता का नाम तृप्ता था। इनका जन्म स्थान तलवंडी में हुआ था जो वर्तमान के पाकिस्तान में है और इसे ननकाना साहिब भी कहा जाता है। उसके बाद इनका मृत्यु वर्तमान पाक के करतारपुर में हुआ था। तो कई बार आप सुनते भी रहते हैं करतारपुर गुरुद्वारा साहिब के बारे में, ननकाना साहिब गुरुद्वारा के बारे में। सिख धर्म के संस्थापक रहे हैं ये और प्रथम गुरु रहे हैं सिख धर्म के। सिख धर्म के जो 10 गुरु रहे हैं उनमें ये प्रथम गुरु हैं। इनकी रचनाएं, हो सकता है कभी रचनाओं से संबंधित कुछ फैक्ट बेस पे क्वेश्चन पूछे तो आप दिमाग में रखिएगा कि स्वयं इनके द्वारा किसी रचना के रचित किए जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इन्होंने स्वयं ही किसी रचना को रचित किया है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जपूजी नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह प्रदर्शित किया जाता है। हो सकता है इनके फॉलोअर्स लोगों ने लिखा है, तो जपूजी नाम से जरूर आपको दिमाग में रखना है कि जपूजी नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह प्रदर्शित होता है। इसके अलावा श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनकी रचनाओं को संकलित किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आप देखेंगे तो मोहल्ला लिख के आता है, मोहल्ला पहला, मोहल्ला दूसरा। तो जो मोहल्ला पहला है उसमें इनके रचनाओं को संकलित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा आप। अगला, गुरु नानक देव जी भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के संत हैं। तो भक्ति आंदोलन के बारे में आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर से जुड़े विषय वस्तु में भी पढ़ते हैं। तो भक्ति आंदोलन की जो निर्गुण शाखा था, निर्गुण शाखा क्या कि ईश्वर को निरंकार मानना है, बिना किसी आकार का मानना है, निर्गुण शाखा।
और दूसरी एक शाखा होती थी सगुण, जिसमें ईश्वर को देखकर मूर्ति पूजा वगैरह भी इसमें आ जाएगा सगुण। तो ये सगुण शाखा के नहीं थे बल्कि निर्गुण शाखा के संत थे। और क्या है इसमें ध्यान रखिए कि जिन्होंने निरंकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया, निरंकार ईश्वर की उपासना पर इन्होंने बल दिया। भक्ति आंदोलन क्या था, तो आप इसके बारे में पढ़े ही होंगे। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जाति व्यवस्था को समाप्त करना था, और इसलिए गुरु नानक देव जी ने भी जो हिंदू जाति व्यवस्था है उसका विरोध किया था। तो ये बात हो गई उनके रचनाओं से संबंधित कुछ बातें और भक्ति आंदोलन से। उसके बाद उनकी शिक्षाएं हैं। उनकी शिक्षाएं, महत्वपूर्ण शिक्षाएं ये 10 हैं, जिनको आप देख सकते हैं कि एक ओंकार की बात करते हैं कि ईश्वर एक है, अतः सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। दूसरा इन्होंने बात किया कि ईश्वर सभी जगह और सभी प्राणी मात्र में मौजूद है। तीसरी बात इन्होंने किया कि ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है, किसी भी प्रकार का या किसी का भय नहीं होता है। यहां भय छूट गया है, डर, किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। बुरा कार्य करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए और नहीं किसी को सताना चाहिए, ये इन्होंने बोला। ईमानदारी से और मेहनत करके अपने उदर पूर्ति मतलब पेट का भरण पोषण करना चाहिए। सदैव प्रसन्न रहना चाहिए और ईश्वर से सदैव अपने गलतियों हेतु माफी मांगनी चाहिए। आप कुछ भी गलती किए हैं तो ईश्वर से उसको हमेशा उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मेहनत और ईमानदारी की कमाई में से कुछ जरूरतमंदों को भी क्या होना चाहिए, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, देना चाहिए। सभी स्त्री और पुरुष बराबर हैं, क्योंकि आपको पता है कि सती प्रथा, ऐसी बहुत सी कुप्रथाएं चलती थी, तो उन्होंने इस चीज का विरोध किया और बोला कि स्त्री और पुरुष दोनों क्या हैं, बराबर हैं। भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए आवश्यक तो है, परंतु लोभ लालच एवं संग्रह वृत्ति, लोभ लालच इत्यादि कारण जो हम जमा करते हैं धन को, वो क्या है, पाप के समान है। तो ये इनकी मुख्य 10 शिक्षाएं हैं। इसके अलावा गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में 3 नाम और अक्सर आप सुनेंगे, नाम जपना, कीरत करना, वर्ण छकना। अब देखिए इन्होंने ईश्वर को पाने के लिए एक अलग ही तरीके का सिस्टम बताया। ये नहीं बोला कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वैराग्य धारण कर लीजिए, आप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आप वनों में चले जाइए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आप अपने शरीर को कष्ट दीजिए, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कहा कि आपको कीरत करते रहना चाहिए, ईश्वर को आपको लगातार याद करते रहना चाहिए, और गृहस्थ जीवन में रह के भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 बातें इनकी शिक्षाओं में जरूर याद रखिएगा। नाम जपना मतलब सिमरन, नाम जपना ऐसी प्रथाएं हैं जिसको गुरु ने सबसे पहले अपने सिखों को परिचित किया। ध्यान रखिएगा, सिख धर्म का मतलब ही होता है क्या, सीखना। सिख धर्म, सिख शब्द का मतलब ही होता है सीखना, लर्न करना, लगातार जो सीख रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने नाम जपना और कीरत करना, नाम जपना बताया। सिमरन भगवान पर ध्यान का एक रूप है जिसमें ईश्वर के नाम को बार बार दोहराना, जप करना, ईश्वर के नाम को गाना, लगातार ईश्वर को याद रखना इत्यादि शामिल है। इसके बाद में भगवान के नाम और गुणों का गहन अध्ययन और समझ भी शामिल होना चाहिए। तो ये नाम जपना में आता है। अगला है कीरत करना। कई बार कीरत बड़ी की मात्रा से भी लिखा जाता है और छोटी की मात्रा से भी लिखा जाता है। कीरत करना क्या, उन्होंने सिखों से कीरत के अभ्यास करने की अपेक्षा की, जिसका अर्थ होता है सुख और दुख दोनों को भगवान के उपहार और आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करते हुए शारीरिक और मानसिक श्रम के माध्यम से ईमानदारी से पैसा कमाना। तो ये कीरत करने की बात उन्होंने किया। सुख और दुख को भगवान का उपहार मानो, ईमानदारी से श्रम करके पैसा कमाओ। वर्ण छकना का मतलब क्या है, तो एक साथ समुदाय में रह के खाना खाना, एक साथ समुदाय में रह के अपने धन को लोगों के साथ साझा करना। तो सिखों को वंद चकना, कई बार वंद चकना भी बोलते हैं, कई बार इसको वर्ण छकना भी बोलते हैं, तो आपको इसके कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या है, तो साझा करें, एक साथ उपभोग करें का अभ्यास करके समुदाय के भीतर अपनी संपत्ति साझा करने के लिए कहा गया है। तो ये 3 बातें जरूर आप दिमाग में रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न कभी पूछा जा सकता है। अगला कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो गुरु नानक जी समाज में व्याप्त हर प्रकार की असमानता और शोषण के विरुद्ध थे।
इसलिए उन्होंने मुगल सम्राटों की धर्मशाही की भी निंदा की थी। आपको पता है कि बाबर के समकालीन हैं ये, बाबर के समकालीन, ऐसा भी प्रश्न पहले आ चुका है कि किसके समकालीन ये संत थे भक्ति आंदोलन के, तो ये ध्यान रखिएगा। गुरु नानक जी समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता, धार्मिक आडंबर और पाखंड के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने भगवान को याद करने के लिए नाम जपना जैसी साधारण तकनीक का सुझाव दिया था। उन्होंने केवल ईश्वर का नाम जपने की बात किया है, ईश्वर का नाम जपते रहे आप, ईश्वर मिल सकता है आपको। उनका मानना था कि दुनिया त्याग करने से या बैरागी हो जाने से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसलिए उन्होंने एक गृहस्थ या पारिवारिक जीवन पर बल दिया जिसमें नैतिक व्यवहार, निस्वार्थ सेवा और भगवान के नाम की स्मृति का समावेश हो। तो आपको पता है कि गुरु नानक देव जी भी गृहस्थ जीवन में थे। बाद में उन्होंने एक समय के बाद अपने घर को छोड़ा और उसके बाद उन्होंने पूरा अलग अलग जगहों पर भ्रमण किया। तो गृहस्थ जीवन में रह के भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। गुरु ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में करतारपुर में पंजाबी बस्ती की स्थापना की, उसमें अपना घर बनाया जिसे निर्माता का शहर भी कहा जाता है। करतारपुर में उन्होंने लंगर, आज लंगर मिलेगा भी अगर आप जाएंगे तो, लंगर मुक्त सांप्रदायिक रसोई संस्था की स्थापना की, जिससे सभी व्यक्तियों को सामाजिक या आंशिक स्थिति की परवाह किए बिना मौलिक समानता स्थापित हुई। आपको पता है कि लंगर में हम जाते हैं तो चाहे कोई बड़ा रहे कोई छोटा रहे, सबको एक ही स्तर पे बैठना होता है, सबको एक ही तरीके से खाना होता है। तो ये एक तरीके से जो छुआछूत की समस्या है या ऊंच नीच की समस्या है उसको भी कम करता है। अब यह महत्वपूर्ण बात कुछ और जान लीजिएगा, क्योंकि आज का मैं ये जो लेक्चर है मैंने इसमें सिख धर्म की बातें नहीं किया है, बल्कि गुरु नानक देव जी के शिक्षाओं के बारे में और उनके बारे में बात किया है। थोड़ी सी बात और दिमाग में आप रखिएगा कि यहाँ पे जो गुरु ग्रंथ साहिब है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो है, इसमें कौन सी गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किया गया है? गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो इस लिपि की स्थापना गुरु नानक देव जी के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि इन्हीं के शिष्य थे जिनका नाम पहले लहना था और बाद में इनका नाम हुआ गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी जो इनके शिष्य हैं, गुरु अंगद देव जी दूसरे गुरु हैं सिख धर्म के, उन्होंने स्थापित किया था किसको? गुरुमुखी लिपि को। तो ये दिमाग में रखिएगा बात। और एक और आपको दिमाग में रखना है बात कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, इनको पवित्र ग्रंथ के रूप में, इनको पवित्र ग्रंथ के रूप में किस गुरु के द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये आपको दिमाग में रखना है कि ये सिख धर्म के 5वें गुरु, जिनका नाम है श्री अर्जन देव जी, श्री अर्जन देव जी, इन्होंने 1604 ईस्वी में इसको पवित्र, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पवित्र ग्रंथ के रूप में प्रतिस्थापित किया या स्थापित किया। तो सिख धर्म से जुड़ी बातें हमने यहाँ पे ज्यादा नहीं किया है, बल्कि हम गुरु ग्रंथ साहिब जी और जो सिख धर्म है इससे बात न करने के बजाय हमने आज का फोकस ज्यादा किस पे किया है? श्री गुरु नानक देव जी के शिक्षाओं पर और इनके परिचय पर। अब हम इससे संबंधित यहाँ पे एक अभ्यास प्रश्न लगा हुआ है, आप चाहें तो इस अभ्यास प्रश्न को करके देखिएगा, हल हो जाएगा इस जो अभी हम पढ़े हैं आज इससे। अब हम बात करते हैं आज के दूसरे न्यूज की। आज का दूसरा न्यूज लगभग सभी अखबारों में है और गुरु नानक देव जी से संबंधित न्यूज भी सारे अखबारों में है। दूसरा न्यूज क्या है? तो देखिए द हिंदू के पेज 6 पर है कि आयुष्मान भारत जो है, इसमें क्या किया गया है? इसका नाम क्या रखा गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया गया है। देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा गया, केंद्र ने आयुष्मान आरोग्य केंद्रों का नाम बदला। और क्या बोला गया है कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों, अभी आगे हम देखेंगे पढ़ेंगे, तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर करने का फैसला किया है। और इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या किया है? सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजा है। तो इसलिए इस
अब इस खबर को हमने आज के डीएनएस में शामिल किया है। अब ये तो संदर्भ हो गया, अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं कि क्या ऐसा प्रश्न आते हैं। देखिए 2022 में इसी से संबंधित प्रश्न आया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में कथन आया था, तो इससे संबंधित प्रश्न आया है और इसलिए हमने इसको शामिल किया। हम आज के इस लेक्चर में आयुष्मान भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को मेमोराइज कर लेते हैं और किसी अन्य दिन जब इसको मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो इसकी पूरी बातें करेंगे, जितनी भी हमारे एग्जाम के लिए, हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी। आज हम क्या देखने वाले हैं, देखिए आयुष्मान भारत के बारे में थोड़ा परिचय पहले समझ लेते हैं। तो परिचय क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको ABPAMJY भी बोलते हैं, एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य को मिलकर योजना के खर्च का वहन निम्न अनुपात में करने का प्रावधान है। मतलब ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, 100% केंद्र द्वारा फंडेड नहीं है, 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित नहीं है, बल्कि केंद्र द्वारा प्रायोजित है। और इसमें जो सामान्य राज्य हैं वो 60 और 40 के अनुपात में, मतलब 60 देगा केंद्र सरकार तो 40% हिस्सा कौन देगा, इसमें जो भी खर्च होगा वो राज्य देंगे, जो सामान्य राज्य हैं। उत्तर पूर्व के राज्य और जो हिमालयी राज्य हैं ये 90 और 10, 90 देगा केंद्र और 10 देगा कौन, राज्य। बिना विधायिका वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन केंद्र सरकार ही करती है, इसलिए उसका 100% वित्त पोषण कौन करेगा, केंद्र सरकार देगा, तो 100% केंद्रीय योगदान रहेगा। लेकिन विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली है, पुदुचेरी है, तो इनके लिए क्या रहेगा, 60-40 का ही प्रावधान किया गया है जो सामान्य राज्यों के लिए किया गया है। तो ऐसी कुछ बातें कभी पूछता है तो आप इसको दिमाग में रखेंगे। इसके घटक क्या है, तो इसके 2 घटक हैं। पहला क्या है, तो इसके पहले घटक के तहत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए 1.5 लाख से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, जिसको HWC बोलते हैं, बनाए गए हैं, जो उपयोगकर्ताओं को सेवाओं की डिलीवरी सार्वभौमिक और मुफ्त में उपलब्ध करवाते हैं। तो एक घटक तो यह है कि हमें क्या कर देना है, HWC स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को स्थापित करना है, और ये 1.5 लाख से अधिक स्थापित हुए हैं। दूसरा घटक क्या है, दूसरा घटक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY है, जो 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को प्रति 5 लाख रुपए, प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है। तो इसके 2 घटक हैं, दिमाग में आपको रखना है कि नाम यहीं पर बदलेगा। जो HWC है इनका नाम ही अब क्या किया जाएगा, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र न करके बल्कि स्वास्थ्य एवं कल्याण मंदिर कहा जाएगा, किया जाएगा। अब थोड़ी और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो योजना को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। HWC स्वास्थ्य एवं, देखिए स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र HWC, तो HWC के माध्यम से निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती है। मातृ एवं शिशु देखभाल सेवा, गैर संचारी रोगों की देखभाल हेतु सेवा, उपशामक और पुनर्वास देखभाल, मौखिक नेत्र और ENT देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य तथा आपात स्थिति और आघात के लिए प्रथम स्तर की देखभाल, निःशुल्क आवश्यक दवाएं और नैदानिक सेवाएं। तो ये सब इसमें शामिल होता है। और इससे जुड़ी और जो अन्य बातें हैं उसको हम मुख्य परीक्षा के लिए किसी दिन इसको डिटेल में कवर करेंगे, तो प्रत्येक बातों को समझेंगे। आज इतनी बातें आप दिमाग में रखिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न है जिसको आप हल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग आज के तीसरे खबर पर, और ये खबर भी आज लगभग सभी पेज पर, सभी अखबारों में दिया गया है, सभी अखबारों में दिया गया है, चाहे जनसत्ता ले लीजिए, चाहे दैनिक जागरण ले लीजिए, चाहे इंडियन एक्सप्रेस, चाहे द हिंदू। बट मैंने यहाँ पे लगाया है बिजनेस स्टैंडर्ड का।
बिजनेस स्टैंडर्ड का पेज नंबर 5 पे है ये, और जनसत्ता पर भी था, दैनिक जागरण में भी था। क्या है संदर्भ? तो संदर्भ ये है कि ये हमारे देश की राष्ट्रपति हैं श्रीमती, या माननीय यहां बोल सकते हैं आप, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी। और ये संविधान दिवस जो कल मनाया गया 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया, उस संविधान दिवस के अवसर पर एक समारोह में शामिल हुई, और वो भी न्यायपालिका का ही समारोह था, उसमें शामिल हुई। और वहां पर उन्होंने बोला कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं का गठन किया जाए, अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं का गठन किया जाए। और ये बहुत लंबे समय से इस पर विचार चल रहा है, लगभग 5 दशकों से इस पर बात चल रही है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं का गठन होना चाहिए। तो ये मुद्दा फिर से एक बार न्यूज में आ गया, और इसको हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे एग्जाम के लिए इसमें क्या मुख्य बातें हो सकती हैं। देखिए, पाठ्यक्रम में अगर जाएंगे आप तो GS2 में इस पाठ्यक्रम के तहत ये शामिल होगा, जिसमें न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य की बात की गई है। तो GS2 के पाठ्यक्रम में इस खंड में यह आएगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इसको हम पढ़ें कि पूरा मुख्य परीक्षा के लिए अगर इस पर कुछ प्रश्न बनता है तो आसानी से उसको हम हल कर सकें। देखिए, सबसे पहले अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, तो संदर्भ तो आपने अभी समझ लिया कि संदर्भ क्या है, कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के गठन की बात कही। अब बात यह आती है कि आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर ये अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं होती क्या हैं? तो इसको मैं समझाता हूं, पहले एक बार इसको देख लीजिए आप कि क्या है ये। अखिल भारतीय सेवाएं वे सेवाएं हैं जो राज्य व केंद्र सरकारों में समान होती हैं, दोनों नहीं रहती हैं वो। जैसे IAS है, IPS है, IFS है, अभी हम आगे इसको समझेंगे। इनकी भर्ती संबंधित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम द्वारा की जाती है। तो आपको पता है कि एक कानून है अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951, और इसके तहत इनका क्या होता है, गठन किया जाता है। भारतीय सेवाएं, अच्छा, अखिल भारतीय सेवाएं संयुक्त रूप से केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित होती हैं, जिसमें तत्कालिक नियंत्रण राज्यों के पास होता है, लेकिन अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होता है। कुल मिला के इसको सिंपल भाषा में अगर समझें आप तो इसे समझ लीजिए कि अखिल भारतीय सेवाएं वे सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं वे सेवाएं हैं जिनका रिक्रूटमेंट जिनका नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति प्लस प्रशिक्षण कौन करता है, केंद्र करता है। जिनका रिक्रूटमेंट, नियुक्ति और प्रशिक्षण केंद्र करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, इनको राज्यों को सौंप देगा, और इनका नियंत्रण जो रहेगा वो दोनों मिल के करते हैं। राज्य क्या कर सकते हैं, तो इन सेवाओं के अधिकारियों का स्थानांतरण कर सकते हैं, और केंद्र का अंतिम जो ज्यादा अधिकार किसके पास रहता है इसका, तो केंद्र के पास रहता है। तो इन सेवाओं को हम क्या बोलते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं। कितने प्रकार की होती हैं ये, तो भारत में अभी वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं 3 प्रकार की हैं। एक तो है भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसको IAS बोलते हैं। दूसरी है भारतीय पुलिस सेवा, जिसको IPS बोलते हैं। और ये दोनों शुरू में ही थी, संविधान क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से चलती आ रही थी, तो ये हमारे इनिशियल स्टेज पर भी ये IAS और IPS था। लेकिन भारतीय वन सेवा, जिसको IFS कहा जाता है, इसका गठन 1966 में हुआ था उसी कानून से। और वो कानून क्या है, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन अधिनियम जो है 1951, उसके तहत ये गठित किया गया था 1966 में। तो अभी भारत में 3 प्रकार की
अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं आगे कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा जो है ये क्या होगी, क्योंकि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा अभी गठित हुई नहीं है, इस गठन होने का प्रावधान चल रहा है, तो क्या होगा इसमें, थोड़ा इससे आपको और अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में समझ पैदा हो जाएगी। देखिए, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा क्या है, परिचय समझिए। सभी राज्यों के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के स्तर पर न्यायाधीशों की भर्ती को केंद्रीकृत करने हेतु यह एक सुधार है। अभी वर्तमान में कैसे होता है वो भी आगे समझाऊंगा मैं आपको कि वर्तमान में कैसे इनकी नियुक्ति होती है। तो हम देखेंगे संविधान में एक प्रावधान है, अभी लास्ट स्लाइड में उसको मैं बताऊंगा, अभी बस समझ लीजिए ये कि ये क्या है, केंद्रीकृत करने का प्रयास है। अभी राज्य स्तर पर ये किए जाते हैं, प्रत्येक राज्य अपने अनुसार ये काम करते हैं, हाई कोर्ट का सलाह लेते हैं और राज्यपाल नियुक्त करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, उसको मैं अभी बताऊंगा आगे आपको। भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का व्यवहारिक अर्थ यह है कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कोई संस्था संपूर्ण देश में न्यायिक सेवा के लिए परीक्षा आयोजित करेगी। जैसे अभी देखेंगे आईएएस और आईपीएस, इन सबके लिए जो आईएफएस हमने देखा कि यूपीएससी एक संस्था है, यही क्या करती है, परीक्षा आयोजित करती है और यही इनका इंटरव्यू लेती है, यही इनको सारा इनका जो नियुक्ति का प्रावधान है ये देखती है। ऐसे ही एक संस्था बनेगी, मान लीजिए वो संस्था क्या हो जाएगी, तो ऐसा हो सकती है कि नेशनल जुडिशियल सर्विसेज कमीशन, ऐसा कुछ कर दिया जाएगा कि राष्ट्रीय न्यायिक, ये हो जाएगा सर्विस कमीशन, जिसमें चुने गए न्यायाधीशों को केंद्र सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब जैसे वहां प्रशिक्षण कौन दे रहा था, केंद्र, तो यहाँ भी चुने गए न्यायाधीशों को केंद्र सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक चयनित न्यायाधीशों को कैडर के तौर पर कोई राज्य आवंटित किया जाएगा, जैसे आईएएस आईपीएस में होता है, आईएफएस में होता है कि कोई राज्य का कैडर दिया जाता है, उस कैडर में जाके वो काम करते हैं। कैडर दिया जाएगा जहां उसे जिला न्यायाधीश या समान स्तर के पद पर नियुक्त किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिला न्यायाधीश या समान स्तर पर ही किया सकता है, उससे नीचे नहीं किया सकता, क्योंकि ये संवैधानिक बैरियर है, संवैधानिक बाधा है, आगे समझेंगे अभी हम, पहले परिचय समझ लीजिए। अन्य अखिल भारतीय सेवाओं की तरह राज्य प्रशासन ऐसे न्यायाधीशों का स्थानांतरण इत्यादि कर सकेगा। जैसे अखिल भारतीय सेवाओं में राज्य क्या स्थानांतरण कर सकता है, कुछ शक्तियां उसके पास हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए, किंतु अंतिम रूप से वे केंद्र सरकार की सेवा शर्तों के अधीन होंगे। ऐसे न्यायाधीशों को समयबद्ध तरीके से प्रोन्नति होगी, उनकी का लाभ मिलेगा और प्रायः वे सर्वोच्च न्यायालय तक जाने के लिए योग्य होंगे। इतनी विशेषताएं आप दिमाग में रखना है, अभी तो प्रॉपर बना नहीं है, लेकिन इस तरीके से ये काम करेगा। ऐसा अगर अखिल भारतीय सेवाएं बनती है जुडिशियल सर्विसेज के लिए, तो बाकी ड्राफ्टिंग होगा, अगर बनाया जाएगा तो उस समय हम देखेंगे। एक जनरल आइडिया आपको मिल गई। अब क्यों, ये तो हम आगे लाभ में भी देखेंगे, जब इसके सकारात्मक पहलू देखेंगे तो, बट थोड़ा आपके दिमाग में आ जाए कि इस प्रक्रिया से युवा तथा योग्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकेगी। युवा न्यायाधीश अपने मतलब जो उनका बौद्धिक स्तर है, उस बौद्धिक स्तर और अपने बौद्धिक स्तर के आधार पर परीक्षा देकर ये इसमें चयनित हो सकेंगे। न्यायालयों में लंबित रिक्तियां भर सकेंगी। न्यायालय में बहुत सी रिक्तियां हैं और उन रिक्तियों को आसानी से भरा जा सकता है। अगला, न्याय प्रदान करने की गति और गुणवत्ता में सुधार होगा। तो ये तो आगे ये बातें हम फिर अभी देखेंगे लाभ में। यहाँ जनरल आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए, इसलिए मैंने इस स्लाइड को लगा दिया था। अब अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अगले बिंदु पर आते हैं कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं की सिफारिश, इनको गठित करने की सिफारिश कब कब की गई है? क्या द्रौपदी मुर्मू जी पहली बार ऐसा बोली है? इससे पहले भी बोला जा चुका है। संवैधानिक प्रावधान क्या है, किस तरीके से इनका अभी वर्तमान में गठन होता है, वर्तमान में इनका चयन होता है, वो हम लास्ट स्लाइड में देखेंगे। पहले इस मुद्दे को पढ़ लेते हैं। देखिए, अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं की सिफारिश बहुत पहले से हो रही है। विधि आयोग द्वारा सिफारिश 3 बार की जा चुकी है। एक तो 1958 में 14वीं रिपोर्ट में उसने सिफारिश किया था कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं का गठन किया जाए। फिर एक 1900
1978 में अपनी 77वीं रिपोर्ट में उसने यही बात कहा, और 1986 में भी अपनी 116वीं रिपोर्ट में उसने ये बात बोल चुका है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं का गठन किया जाए। तो विधि आयोग ने 3 बार सिफारिश कर दिया है इस कार्य हेतु। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कब किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात पर सहमत है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं का गठन हो। तो 1961 में मुख्य न्यायाधीशों का एक सम्मेलन हुआ था। उस मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में यह बात कही गई थी कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं का गठन किया जाए। अगला, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ 1993 के मामले में, तो ये एक केस था। इस केस के मामले में भी भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं का गठन किया जाए। अभी 2012 में भी कांग्रेस की सरकार जब थी तो उसने भी कुछ इनिशिएटिव लिया था कि हम अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं का गठन करेंगे, लेकिन अब वो जब लागू ही नहीं हो पाया कुछ भी, तो उतनी बातें दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। अभी नया बात यह है कि 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया और एक केंद्रीय चयन तंत्र बनाने का प्रस्ताव रखा। तो ये आपको 2017 वाली बात दिमाग में रखनी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये पहल कर चुका है कई बार कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं का गठन होना चाहिए। अब बात आती है कि सरकार द्वारा भी कोई प्रयास किए गए हैं क्या? तो सरकार ने भी कई समितियों के माध्यम से इसके बारे में जानने का प्रयास किया है कि इसको कैसे और इसको किस प्रकार से गठित किया जा सकता है। देखिए, जो ये 1993 में अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ 1993 का जो वाद है, इसी वाद के बाद 1996 में न्यायमूर्ति सेट्टी आयोग द्वारा न्यायमूर्ति सेट्टी आयोग गठन किया गया। कब? 1996 में। और क्यों गठन किया गया था? तो जो न्यायिक कर्मचारी हैं, निचले लेवल पर अधीनस्थ न्यायालयों में जो न्यायिक कर्मचारी हैं, उनके कार्य स्थिति पर विचार करने के लिए कि किस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य दशा कैसी है, इन सभी चीजों के लिए ये समिति गठित की गई थी, न्यायिक कर्मचारियों की कार्य स्थिति की पुनरीक्षा करने के लिए। तो इसने क्या किया? न्यायमूर्ति सेट्टी आयोग द्वारा इसने 1999 से अपना रिपोर्ट देना शुरू किया, 2002 तक अपना फाइनल रिपोर्ट दे दिया। काफी बड़ा रिपोर्ट है, पूरे रिपोर्ट पे नहीं जाना है क्योंकि उसमें बहुत कुछ बातें थी, हमें केवल काम की बात निकाल लेनी है। तो न्यायमूर्ति सेट्टी आयोग द्वारा विचार और सिफारिश की थी, जिसे प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के रूप में भी जाना जाता है। तो इसे इस नाम से भी जाना जाता है। इसने सिफारिश किया था कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं का गठन किया जाए। वर्ष 2006 में कार्मिक लोक शिकायत और कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति बनी थी और उसने अपनी 15वीं रिपोर्ट में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के विचार का समर्थन किया और एक मसौदा विधेयक तैयार करके भी सरकार को दे दिया था। तो ये 2006 में होगा। 16 जनवरी 2017 को विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में पात्रता, कि उनकी पात्रता क्या होगी अगर हम गठन करेंगे, तो आयु क्या होगा, चयन का मानदंड क्या रहेगा, योग्यता क्या रहेगी, आरक्षण कैसे दिया जाएगा, इत्यादि के बिंदुओं पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के प्रस्ताव पर फिर से एक बार चर्चा की गई। कब? 2017 में। और 2017 में यहां भी सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये वाली बात हुई। अब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, जो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है, की स्थापना पर मार्च 2017 में संसदीय सलाहकार समिति और 22/2/2021 को SC/ST के कल्याण पर संसदीय समिति की बैठक में भी विचार विमर्श किया गया था। अब देखिए, SC/ST के कल्याण पर जो संसदीय समिति बनी, उनको ये बात क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि SC/ST के लोगों का प्रतिनिधित्व न्यायपालिका में बहुत कम है। तो अगर इनके प्रतिनिधित्व को न्यायपालिका में बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करना चाहिए, जिससे कि उसमें प्रतिस्पर्धा के माध्यम से न्यायाधीशों का नियुक्ति होगा और उसमें हम आरक्षण भी दे सकते हैं SC/ST के लोगों को, जिससे कि इनका प्रतिनिधित्व उसमें बढ़ेगा। तो ये काम किया गया था। ये सुझाव और सिफारिशें हैं
जिनको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। अब आते हैं अगले बिंदु पर कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन अगर करना है तो प्रक्रिया क्या होगी। अगर मान लीजिए कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करना है तो किस तरीके से होगी, क्या प्रक्रिया होगा, इसका विधिक प्रक्रिया क्या रहेगी, ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि 42वां संविधान संशोधन जब हुआ 1976 में, तो उसके माध्यम से अनुच्छेद 312(1) में एक संशोधन करके संसद को एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया, जिसमें भारतीय न्यायिक सेवा भी शामिल है। तो 42वें संविधान संशोधन में स्पष्टतः एक 312(1) क्लॉज के माध्यम से यह व्यवस्था कर दी गई कि संसद चाहे तो क्या कर सकती है, एक या एक से अधिक अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उनका निर्माण कर सकती हैं। 3 तो अभी हैं ही, लेकिन इसके बाद से अभी एक भी हुआ नहीं है, लेकिन कर सकती है संसद। अब संसद करेगी कैसे, तो उसका प्रावधान होगा। वो प्रावधान क्या है, देखिए कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन वाले किसी भी प्रस्ताव को केवल राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है, क्योंकि ये राज्यों का मामला है, इसलिए इसको राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है। लोकसभा में इसको शुरू करके चाहे बना दिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा का इसमें अनन्य अधिकार है। आप अक्सर पढ़ते हैं ना कि राज्यसभा का अनन्य अधिकार, लोकसभा का अनन्य अधिकार, तो यहाँ राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। ये अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन वाले प्रस्ताव को राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। जितने उपस्थित हैं और जितने मतदान कर रहे हैं, मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कि 200 लोग उस दिन उपस्थित हुए हैं और सभी 200 लोग ही मतदान कर रहे हैं, एक भी लोग मतदान के समय बाहर नहीं जा रहे हैं, क्विट नहीं कर रहे हैं, तो 200 का क्या करेंगे, 200 का 2/3 निकाल लेंगे। जो भी 2/3 आएगा उतने लोगों का सहमति आवश्यक है, तभी ये पारित होगा। ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद संसद को इसके गठन के लिए विधि बनाना होगा। महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखिएगा, पीटी में भी पूछ लेगा कभी कि इस सेवा का सृजन करने वाली विधि को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछ लेगा, इससे ये बात ध्यान रखिएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात क्या है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के अंतर्गत कोई भी पद, जो मैं पहले भी आपको बता दिया कि जिला न्यायाधीश से कमतर नहीं होना चाहिए। आप जिला न्यायाधीश से कम जो स्तर के न्यायाधीश हैं उनका चयन की प्रक्रिया इससे नहीं कर सकते हैं। जिला न्यायाधीश के स्तर का ही न्यायाधीश की नियुक्ति इसके माध्यम से की जा सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। ये प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, अब आते हैं अगले बात पर। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जिला न्यायाधीश अकेला कोई पद है क्या। तो देखिए, जिला न्यायाधीश के अंतर्गत या इसके समकक्ष कितने न्यायाधीशों का पद आता है। तो नगर दीवानी न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं सहायक सत्र न्यायाधीश। इतना क्या है, जिला न्यायाधीश के ही समकक्ष हैं, जिला न्यायाधीश के तहत ही आते हैं। तो ये सारे पदों को भर सकते हैं हम उससे, इसके नीचे वाले नहीं। इस स्लाइड पर हम आएंगे, बट पहले हम अखिल भारतीय सेवाओं की पूरी बात को कर लेते हैं, फिर वर्तमान प्रावधान देख लेंगे। देखिए, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा से लाभ और इसके समकक्ष क्या चुनौतियां हैं, इसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं। सबसे पहले लाभ, या इसी को सकारात्मक पक्ष भी बोल सकते हैं, इसी को आप सकारात्मक पक्ष भी बोल सकते हैं। क्या है सकारात्मक पक्ष। तो रिक्त पदों को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका इसका रहेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, रिक्त पद आसानी से भर जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष कैलेंडर जैसे यूपीएससी का जारी होता है वैसे कैलेंडर जारी होगा, अभ्यर्थी चुने जाएंगे और आसानी से रिक्त पद भरते रहेंगे, तो ये काफी आसानी से रिक्त पदों को भर पाएगा।
अधिक कुशल और युवा वर्ग न्याय व्यवस्था में आएंगे, प्रतिस्पर्धा आएगा। जैसे ही आप देखिए सिविल सेवा की परीक्षा के लिए कितने लोग तैयारी कर रहे हैं और उपयुक्त कैंडिडेट उसमें चयन होते हैं, तो वैसे ही कुशल और युवा वर्ग न्याय व्यवस्था में आएंगे, जो आगे चलकर उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पदों के चुनाव के लिए उपलब्ध उम्मीदवारों की संख्या को बढ़ाएंगे। अभी क्या होता है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में सामान्यतः जो वकालत के लोग होते हैं, वकालत के पेशा से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनका ही चयन अक्सर होता है और उनकी भी संख्या कम होती है, तो कम लोगों में से चुनना होता है। लेकिन जब ये वाला प्रावधान हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, ज्यादा लोगों के बीच में से हमें चुनना रहेगा, तो हमको अच्छे कैंडिडेट और आसानी से कैंडिडेट मिल पाएंगे और रिक्तियां भरती रहेंगी। अगला क्या है, भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी। इस परीक्षा में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी, तो इससे क्या होगा, महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है, SC ST का भी, OBC का, सभी वर्गों का इसमें प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। तो भर्ती आरक्षण व्यवस्था की जा सकेगी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक समावेशी बनेगी और वंचित वर्गों को भी न्यायिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व मिलेगा। उसके बाद क्या है, न्याय की प्रक्रिया में और अधिक तेजी आएगी। न्याय की प्रक्रिया, जो आज लंबित मामले इतने हैं, वो और तीव्र हो जाएगा, लंबित मामलों की संख्या कम हो जाएगी और निचली अदालतों में प्रचलित भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के समाधान होने से न्यायिक प्रक्रिया में विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। उसके बाद क्या है, दशकों से लंबित मामलों के निपटारों में तेजी आएगी। वही अभी जो बताया, लंबित मामले, उसमें तेजी आएगी और तीव्रता से उनका निपटान हो पाएगा। चुनौतियां क्या है, किसी भी प्रक्रिया का केवल सकारात्मक पहलू नहीं होते हैं, नकारात्मक पहलू भी होते हैं। नकारात्मक पहलू क्या है, तो अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न कानूनों की उपस्थिति। ध्यान रखिए कि ये अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून बना है, उन कानूनों के माध्यम से काम करते हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून हैं, तो अलग अलग कानून के लिए क्या ये जो लोग हैं इसमें जो चयनित होंगे, वो क्या हर राज्य के कानून पढ़ लेंगे, हर राज्य के कानून पढ़े होंगे? तो एक चुनौती ये है, यहीं से हम लोग आगे का रास्ता भी निकालेंगे इसी स्लाइड पर, जो आप आसानी समझ सकते हैं। मैं कई बार बोला हूं कि आगे का रास्ता यहीं से निकलता है। अभी हम देखेंगे भाषाओं और बोलियों की भिन्नता। आपको पता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, वहां पे भाषा जो लोकल लैंग्वेज होती है वो यूज किया जाता है। पंजाब में पंजाबी रहेगी, ऐसे ही साउथ में चले जाए तो साउथ की भाषाएं रहेंगी। तो ये जो लोग यहाँ चयनित होंगे, मान लीजिए यूपी का कोई व्यक्ति चला गया केरल में, तो वहां की स्थानीय भाषा उसको आएगी, और नहीं आएगी तो कैसे वो न्याय करेगा? तो एक चुनौती यह है, भाषाओं और बोलियों की भिन्नता के कारण। अगला क्या है, औपचारिक विधि शिक्षा संस्थानों की कमी है। हमारे यहाँ औपचारिक विधि शिक्षा संस्थान कम है, और जब कम है तो प्रतिस्पर्धा जब शुरू होगी, ये प्रतिस्पर्धा जब शुरू होगी, तो जैसे IAS के लिए आज देखिए, UPSC के लिए तैयारी करने के लिए कितनी तैयारी कराने वाली कितनी कोचिंग संस्थाएं इकट्ठा हो गई हैं, कैसे लोग आके किस तरीके से बच्चे रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो इस टाइप की समस्या भी हो जाएगी कि औपचारिक विधि शिक्षा संस्थानों की कमी के चलते कोचिंग संस्थानों की संख्या में वृद्धि होगी और अनुचित प्रतिस्पर्धा का जन्म होगा। अगला क्या है, संरचनात्मक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। संरचनात्मक समस्या जो हमने पीछे अभी DNS जो पिछले दिन मैंने किया था, उसमें मैंने आपको, क्योंकि जुडिशरी से ही जुड़ा मुद्दा था, तो आपको समझाया था कि संरचनात्मक समस्या भी है कि बिल्डिंगें पुरानी है, प्लस जगह कम है, टॉयलेट की समस्या वहां पे है, क्रेच नहीं है। तो ऐसी संरचनात्मक समस्याओं का समाधान तो इससे होगा नहीं। अगला, यह राज्यों की शक्ति को कम करेगा और भारतीय संघवाद को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि ये राज्यों का मुद्दा है। आज के समय में अधीनस्थ न्यायालय में जो न्यायाधीश नियुक्त हो रहे हैं, उसमें राज्यों का शक्ति है, राज्यों के पास वो शक्ति है ज्यादा। तो वो क्या होगा, राज्यों की शक्तियों को कम कर देगा, और संघवाद, जो भारतीय संघवाद है, भारत में जो केंद्र और राज्य मिलकर चीजें चलाई जा रही है, संघवाद है, उस संघवाद को क्या हो जाएगा, शक्तियां जो बांटी गई हैं उसको प्रभावित कर देगा, कम करेगा। अभी अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर भी बार बार ऐसा चर्चा होता रहता है कि संघवाद को कमजोर कर रहा है। अगला, न्यायिक प्रक्रियाओं की स्वतंत्रता को कायम रखना भी इसके समक्ष चुनौती है। न्यायिक प्रक्रिया, क्योंकि जब प्रतिस्पर्धा के तौर पर भी आएगा तो उसमें भी भ्रष्टाचार हो सकता है, तो इसलिए न्यायिक प्रक्रियाओं प्लस इसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप भी हो जाएगा ज्यादा, तो
तो इसलिए क्या होगा, न्यायिक प्रक्रियाएं जो रहेंगी उनकी स्वतंत्रता कायम रखना भी एक चुनौती है। कई राज्यों के उच्च न्यायालयों ने इसको अपनी शक्ति में हस्तक्षेप माना है, क्योंकि नियुक्ति में राज्यपाल और उच्च न्यायालय का शक्ति है। तो सर्वोच्च न्यायालय तो बोलता है कि गठन करो, लेकिन उच्च न्यायालय बोलते हैं नहीं, मत गठन करो, क्योंकि उनकी शक्तियों का कहीं ना कहीं अतिक्रमण उसमें होता है। ये अभी हम वर्तमान पद्धति क्या है देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये इसकी चुनौतियां हैं, लेकिन आगे का रास्ता अभी यही बना लेते हैं, फिर वर्तमान पद्धति देख लेते हैं, क्योंकि वो स्टैटिक पोर्शन है। अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न कानूनों की उपस्थिति है, तो ठीक है, उनको प्रशिक्षण दिया जा सकता है। आगे का रास्ता यह है कि प्रशिक्षण दिया जा सकता है, जैसे आज भी आईएएस, आईएफएस और आईपीएस तो कर ही रहे हैं काम, तो उनको प्रशिक्षण दे दिया जाएगा कानूनों का। जिस कैडर में जाएंगे वहां के कानूनों के बारे में वो पढ़ लेंगे, प्रशिक्षण दिया जा सकता है, ये पॉसिबल है। भाषाओं और बोलियों को सीख सकते हैं, आज भी तो ऐसा दिक्कत जा रहा है अखिल भारतीय सेवा, आईएफएस, आईएएस, आईपीएस में। तो भाषाओं को जिस कैडर में जाएंगे उनको प्रशिक्षण दे दिया जाए, सिखा दिया जाए। औपचारिक विधिक संस्थाओं के क्या किया जाए, बढ़ोतरी किया जाए, इनको बढ़ाया जाए, जिससे कि ये कोचिंग संस्थानों की संख्या में वृद्धि न हो बहुत ज्यादा। संरचनात्मक समस्याओं को ठीक करने के लिए हमें संरचना पे काम करना पड़ेगा, तो ये अलग ही मुद्दा हो गया। इसको ठीक करना जरूरी है, अगर ये ठीक नहीं होगा तो खासकर जो महिलाएं हैं वो इस सेवा की तरफ आकर्षित नहीं होंगी, क्योंकि उनके लिए अनुकूल संरचना अगर नहीं रहेगा, क्रेच का सुविधा नहीं रहेगा, टॉयलेट की अच्छी सुविधा नहीं रहेगी, भीड़ भाड़ वाले कोर्ट रहेंगे, तो अगर सही तरीके से संरचना नहीं बनेगी तो महिलाएं या वंचित वर्ग इस तरफ आकर्षित नहीं हो पाएंगे। यह राज्यों की शक्ति को अगर कम करता है, तो इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर कुछ बीच का रास्ता निकालना चाहिए। न्यायिक स्वतंत्रता को ये कम न कर सके, कार्यपालिका के हस्तक्षेप को उस तरीके से हमें नहीं देना चाहिए कि ये उनकी स्वतंत्रता को, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम कर दे। तो इस तरीके का सभी चीजों पर एक अच्छा डिस्कशन करके ही इस प्रक्रिया को लाना चाहिए, इस प्रक्रिया को लागू करना चाहिए। तो ये पूरी बात हो गई। वे फॉरवर्ड में आप ये निष्कर्ष लिख सकते हैं कि क्या करना चाहिए। अब थोड़ी बात आप समझ लीजिए कि अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीशों के चयन की वर्तमान व्यवस्था क्या है, क्योंकि अगर वर्तमान व्यवस्था आपको नहीं पता है तो दिक्कत होगी, आप समझ नहीं पाएंगे ये बातें कि क्या हुई हैं। तो ये फैक्ट वाली बातें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में डायरेक्ट मिल जाती है, बट एक बात ध्यान से समझ लीजिए। संवैधानिक उपबंध क्या है कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक इन न्यायालयों के संगठन एवं कार्यपालिका से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले उपबंधों का वर्णन किया गया है। तो सारा कुछ इसमें 233 से 237 के बीच में ये बात कही गई है, ध्यान रखिएगा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगा, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो अभी हो रही है वर्तमान में, नियुक्ति, पदस्थापना एवं पदोन्नति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है, ध्यान रखिएगा। वह व्यक्ति जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है उसमें निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। क्या क्या, तो वह केंद्र या राज्य सरकार के में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत न हो। ये तो आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ते होंगे, बार बार ही मिलता है। लाभ के पद पे न रहे, किसी सरकार के, केंद्र या राज्य सरकार के सेवा में न रहे, उसे कम से कम 7 वर्ष के वकालत का अनुभव हो, उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। तो ये तो अभी वर्तमान प्रावधान है इनकी नियुक्ति का, राज्यपाल करते हैं। जिला न्यायाधीश के तहत कौन कौन से पद आते हैं, इसके समकक्ष तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब अन्य न्यायाधीश जो है, जिला न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीश है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, तो राज्यपाल नियुक्त करते हैं। और इसके लिए क्या किया जाता है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा क्या किया जाता है, एक परीक्षा लिया जाता है। उस परीक्षा में पास होने वाले कैंडिडेट जो है उनका इंटरव्यू लिया जाता है, और उस इंटरव्यू के माध्यम से फिर क्या किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन उच्च न्यायालय का परामर्श भी इसमें आवश्यक होता है। ध्यान रखिएगा कि न्यायिक सेवा में वे अधिकारी आते हैं जो जिला न्यायाधीश एवं उससे नीचे के न्यायिक पदों से संबंध होते हैं। तो न्यायिक सेवा अगर बोलेगा तो न्यायिक सेवा जो अभी है इसमें वे अधिकारी आएंगे जो जिला न्यायाधीश या उससे नीचे के न्यायिक पदों से संबंध होते हैं। तो ये वर्तमान व्यवस्था है कि वर्तमान में किस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही।
इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस तरीके से ये मुख्य परीक्षा वाला पूरा मुद्दा कवर हो गया। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं अगले डीएनएस में। धन्यवाद।